आज से 23 साल पहले, ये 13 दिसंबर की ही बात थी, जब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमारे इंडियन पार्लियामेंट में घुसकर 2001 पार्लियामेंट अटैक को अंजाम दिया। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पांचों में से कौन सा आतंकवादी पार्लियामेंट के किस गेट के सामने मरा, कैसे मरा और उसको किसने मारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफजल गुरु ने इस पार्लियामेंट अटैक की प्लानिंग आखिर कैसे की। आतंकवादियों के सफेद एम्बेसडर में ऐसा क्या हो गया था कि उसमें बम ब्लास्ट हो ही नहीं पाया और पार्लियामेंट अटैक फेल हो गया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, उस दिन साल 2001 में इस अटैक से जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी पार्लियामेंट को छोड़कर कहां चले गए थे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, ये अपना इंडियन पार्लियामेंट था शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एक म्यूजियम बन चुका है और इसके जस्ट सामने नया पार्लियामेंट बन चुका है। खैर, पार्लियामेंट के चारों तरफ ये एक सर्कुलर रोड बनी हुई है जो बाकी बाहर वाली रोड से जुड़ी हुई है। हमारे काम की ये दो चौक हैं जो पार्लियामेंट के सामने वाले एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग के थ्रू जुड़ी हुई है। ये राइट वाली है संसद चौक और ये लेफ्ट वाली इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पांचों आतंकवादियों के साथ इनकी फर्जी सफेद एम्बेसडर गाड़ी पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए यहाँ रेडी खड़ी हुई है। इस आयरन गेट 1 के थ्रू ये गाड़ी पार्लियामेंट में घुस के अटैक करे उससे पहले आप ये समझो कि इस पार्लियामेंट के टोटल 12 गेट्स हैं। ये सभी गेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्थित हैं। मेन और इंपोर्टेंट गेट है ये गेट नंबर 1 और बाकी सारे गेट्स अलग अलग मिनिस्टर्स, एमपीज, वीवीआईपीज या मीडिया आदि के आने जाने के लिए रिजर्व्ड हैं। फॉर एग्जांपल, ये गेट नंबर 11 का इस्तेमाल होता था उस समय के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्णकांत के द्वारा और ये गेट नंबर 5 का इस्तेमाल होता था उस समय के इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 2001 पार्लियामेंट अटैक एक फेलियर क्यों माना जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि ये जो पांचों आतंकवादी इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, इनका इनिशियल प्लान आखिर था क्या, यानी कि वो प्लान जो ये लोग सोच कर आए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। असल में इन लोगों ने ये सोचा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को तबाह करने के लिए और एमपीज पर अटैक करने के लिए ये अपनी गाड़ी गेट नंबर 1 के पास ले जाकर खड़ी कर देंगे। क्योंकि इस एम्बेसडर में पहले से ही हद से ज्यादा असला बारूद भरा हुआ था तो इसको ये लोग ब्लास्ट कर देंगे। फिर जैसे ही सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान उस एम्बेसडर की तरफ जाएगा तो ये लोग चुपके से पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे और सभी एमपीज और वीवीआईपीज पर अटैक करके उनको बंदी बना लेंगे। अब ये तो हुई वो बात जो ये लोग सोच कर आए, लेकिन असल में इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि पार्लियामेंट अटैक एक फेलियर माना जाता है वो अब समझना। पार्लियामेंट के बाहर DL3CJ1527 नंबर की ये जो आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर गाड़ी आपको दिख रही है, इस गाड़ी ने उस दिन 13 दिसंबर 2001 को इस गेट से एंट्री ली थी जो है आयरन गेट नंबर 1। गाड़ी में इतने हथियार, इतना असला बारूद और आतंकवादी होने के बावजूद भी इस गाड़ी को एंट्री इसलिए मिल गई क्योंकि इन लोगों ने एक तो सफेद एम्बेसडर पर मार्केट से लाल बत्ती खरीद कर लगा रखी थी, इसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टिकर भी लगा रखा था और सीआरपीएफ जवानों की नकली वर्दी भी पहन रखी थी। वॉच टावर में उस समय सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी की ड्यूटी थी और ये सबसे पहली सिक्योरिटी पर्सनल थी जिनको इस गाड़ी पर शक होने लगा था। खैर, गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर एंटर करती है और तभी जेपी यादव की नजर इस तेजी से आती हुई गाड़ी पर पड़ती है। असल में पार्लियामेंट एक ऑफिशियल और एनक्लोज्ड स्पेस है, उसके अंदर गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट होती है, लेकिन ये घबराए हुए आतंकवादी कुछ ज्यादा ही स्पीड से गाड़ी को अंदर घुसा रहे थे। जेपी यादव ने गाड़ी रोकने को बोला भी, लेकिन वो लोग बैरिकेड क्रॉस करते हुए आगे चले गए। 2001 पार्लियामेंट अटैक जैसे इंसिडेंट्स हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाते हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ गन्स और गार्ड्स से ही नहीं, इंटेलिजेंस और जेपी यादव ने तुरंत बाकी के सिक्योरिटी पर्सनल को इस एम्बेसडर के बारे में इन्फॉर्म किया। गेट नंबर 11 की तरफ मौजूद बैरिकेड पर ऑन ड्यूटी थे एएसआई नानकचंद, एएसआई रामपाल, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और हेड कांस्टेबल घनश्याम। जब तक गाड़ी इन चारों सिक्योरिटी पर्सनल तक पहुंच रही है तब तक आप इस चीज को नोटिस कर लो कि इनिशियली तो आतंकवादियों का प्लान गेट नंबर 1 पर आने का था, लेकिन हड़बड़ी में गलती से उन्होंने गाड़ी लेफ्ट साइड घुमा दी और गेट नंबर 11 की तरफ चले गए। जैसा कि मैंने बताया, गेट नंबर 11 वाइस प्रेसिडेंट के आने जाने के लिए था और चूंकि संसद की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई थी तो वाइस प्रेसिडेंट संसद छोड़कर जाने ही वाले थे। वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय की 3 गाड़ियां संसद के सामने रेडी खड़ी हुई थी। आतंकवादियों के गेट नंबर 11 पर पहुंचने से कुछ समय पहले वाइस प्रेसिडेंट कॉन्वॉय में बैठने के लिए आ भी गए थे, लेकिन उस दिन किस्मत इतनी अच्छी रही कि वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्णकांत को कोई काम आ गया और वो कॉन्वॉय में बैठने की बजाय वापस अंदर चले गए। इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि इस 2001 पार्लियामेंट अटैक का फेल हो जाना इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी, क्योंकि 200 से भी ज्यादा एमपीज और एमएलएज अटैक के समय पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे। एलके अडवाणी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली एक्सेट्रा सब अंदर ही थे। असल में हुआ यह था कि उस दिन 13 दिसंबर को कोइंसिडेंस से पार्लियामेंट के अंदर पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इस पर ही डिबेट चल रहा था। डिबेट और हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 11:28 पर 40 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया गया। 40 मिनट के बाद वैसे भी सब कुछ शुरू होना था तो कुछ एमपीज और मिनिस्टर्स लाइब्रेरी में चले गए। सर्दियों के दिन थे इसलिए कुछ बाहर धूप सेकने आ गए और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी अपने अपने गवर्नमेंट रेसिडेंस पर चले गए। खैर, वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्णकांत तो काम आने पर अंदर चले गए, पर ये पांचों आतंकवादी रुक ही नहीं रहे थे। जेपी यादव के बाद ये आतंकवादी सीधे इन चारों सिक्योरिटी पर्सनल के पास पहुंचकर इन पर फायर ओपन कर देते हैं। गाड़ी के पीछे पीछे जो जेपी यादव भागते हुए आ रहे थे उनको भी गोलियां लग जाती हैं। इस फायरिंग में जेपी यादव सहित ये चारों जवान भी शहीद हो जाते हैं। आयरन गेट नंबर 1 पर मौजूद सीआरपीएफ 88M बटालियन की महिला कांस्टेबल
कांस्टेबल कमलेश कुमारी, जिन्हें पहले से ही इस गाड़ी पर शक हो गया था, उनका शक यकीन में बदल जाता है। वो सभी सिक्योरिटी पर्सनल को ये बताते हुए अलर्ट कर देती हैं कि इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला हुआ है। सभी एमपीज और मिनिस्टर्स को सेव करने के लिए पार्लियामेंट के सभी गेट्स भी बंद कर दिए जाते हैं। महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी बाकी सिक्योरिटी पर्सनल को आतंकवादियों के मूवमेंट की अपडेट देने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा करती रहती है। आतंकवादियों की ये सफेद एम्बेसडर आखिरकार गेट नंबर 11 के सामने यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय के सामने पहुंचती है, लेकिन फिर ये रिवर्स लेने लगते हैं। रिवर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि गेट नंबर 11 और गेट नंबर 10 के बीच में दीवार है और इन्हें ये एहसास हो चुका था कि ये लोग गलती से लेफ्ट मुड़ गए हैं, जबकि इन्हें जाना तो राइट साइड में था। फॉलोइंग दिस, जब वो गाड़ी रिवर्स ले रहे होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय की तीसरी और आखिरी गाड़ी में अपनी एम्बेसडर पीछे से ठोक देते हैं। खुद की एम्बेसडर को वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी में ठोकना, बस यही वो मूवमेंट था जहां से इनका मिशन फेल होने लग गया, क्योंकि ठोकते ही जो 30 केजी बारूद और बम बनाकर ये लोग लाए थे उसका वायर लूज हो गया और ब्लास्ट करना इम्पॉसिबल हो गया और वो बम डिफ्यूज हो गया। अब ये वो मूवमेंट था जब सारे आतंकवादी गाड़ी में से निकल जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग दोनों तरफ से होती है, लेकिन हमारे जवानों के पास रिएक्ट करने का इतना समय नहीं था। इस चक्कर में कई जवान शहीद हो जाते हैं और कई घायल भी हो जाते हैं, लेकिन आतंकवादी तो बिना सोचे समझे ओपन फायरिंग कर रहे थे। इस चक्कर में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि एक माली और कई कर्मचारियों को भी गोली लग जाती है। इस बीच एक आतंकवादी की नजर महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी पर पड़ती है। हाँ, वो ही कमलेश कुमारी जो अपने वॉकी टॉकी से आतंकवादियों के मूवमेंट्स की जानकारी आगे दे रही थी। आतंकवादी कमलेश कुमारी को देखते ही उन पर गोली चला देता है। कमलेश कुमारी घायल हो जाती हैं और उनके हाथ से वॉकी टॉकी गिर जाता है। अब कमलेश कुमारी के पास दो चॉइसेस थी, या तो वे इस घायल हालात में कहीं छिप जाएं और अपनी जान की रक्षा करें, या फिर अपने कर्तव्य का पालन करना जारी रखें। मानना पड़ेगा इनकी हिम्मत को कि इन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना। इन्होंने घायल हालत में भी वापस वॉकी टॉकी उठाया और सभी सिक्योरिटी टीम्स को आतंकवादियों की पोजीशंस की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी। ये सब देखकर मौका पाते ही आतंकवादियों ने इनके ऊपर 11 गोलियां और चला दी और पूरी तरह से छलनी कर दिया। कमलेश कुमारी ने अपना कर्तव्य तो निभा दिया पर अपनी जान नहीं बचा पाई और शहीद हो गई। ये हीरो होते हैं, वो हीरो नहीं होते, वो एक्टर्स होते हैं। एक्टिंग करके पैसा कमाने वालों को हीरोज बोल देना इन जैसे हीरोज की बेइज्जती है। अभी भी समझ जाओ, ये हीरोज होते हैं। फर्दर अब तक सभी को पता चल चुका था, स्पेशली मीडिया वालों को, कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ है और इनफैक्ट मीडिया वाले तो बाहर से सब कुछ लाइव दिखा रहे थे। आज भी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। खैर, ये देखो, अब इन आतंकवादियों को ये तो पता चल ही चुका था कि इधर लेफ्ट साइड तो दीवार है ही, तो जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए ये लोग राइट साइड जाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का गेट जहां गाड़ी ठुकी थी वहां से गेट 12 को क्रॉस करते हुए गेट नंबर 1 तक जाने लगते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल वाईबी थापा ऑलरेडी अपनी पोजीशन लिए बैठे थे और गेट नंबर 1 की तरफ सबसे आगे जो आतंकवादी भागता हुआ आ रहा था वो इनका मेन कमांडर मोहम्मद ही था। असल में टोटल 5 आतंकवादी थे, मोहम्मद, रजा, हमजा, राणा और हैदर। बाय नेशनैलिटी ये सब पाकिस्तानी थे और जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। अब ये जो कमांडर था यही सबसे आगे भागता हुआ गेट नंबर 1 में घुसने के लिए आ रहा था। इतने में ही कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल वाईबी थापा इस पर गोलियां चला देते हैं और ये गेट नंबर 1 के सामने आकर गिरता है। अब चूंकि ये एक फिदायीन था तो इसका टारगेट था कि भले ही खुद मर जाए लेकिन मकसद पूरा होना चाहिए। फॉलोइंग दिस, ये अपने शरीर पर लगे हुए एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट कर लेता है। चूंकि गेट्स बंद थे और सभी एमपीज और मिनिस्टर्स अंदर ही थे, इसलिए इसके खुद को ब्लास्ट कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मोरओवर, मोहम्मद का निपट जाना अपने आप में बाकी 4 आतंकवादियों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब चूंकि इनका कमांडर ही मर चुका था तो इन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वैसे भी ये आपको ज्यादा नहीं उखाड़ पाएंगे, इसलिए ये लोग जिस तरफ से गेट नंबर 1 की तरफ आए थे वापस उसी तरफ भागने लगते हैं, यानी कि गेट नंबर 1 से गेट नंबर 12 फिर गेट नंबर 11। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि दूसरी तरफ से हमला करेंगे, इसलिए गेट नंबर 11 और गेट नंबर 10 के बीच में जो दीवार थी ये उसको कूद कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि उस तरफ इनके बाप खड़े हैं। असल में इस तरफ पहले से ही पोजीशन लेकर सीआरपीएफ 23rd बटालियन के जवान संतोष कुमार और उनके कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मोहन प्रसाद तैनात थे। क्रॉस फायरिंग शुरू हुई लेकिन संतोष कुमार को कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर उन्होंने कवर मांगा और एक्सट्रीम रिस्क लेकर पास के पेड़ की तरफ चले गए। पेड़ की तरफ से निशाना लगाना फिर भी एक बार के लिए पॉसिबल था, इसलिए बचे हुए 4 में से 1 आतंकवादी को संतोष कुमार ने वहीं से निपटा दिया। बचे हुए 3 आतंकवादी पार्लियामेंट की दीवार के साथ साथ गेट नंबर 5 की तरफ जाने लगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि गेट नंबर 5 वही गेट है जिसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी यूज किया करते थे। संतोष कुमार ने फिर से निशाना बनाया और भागते हुए तीनों में से एक और आतंकवादी को निपटा दिया। फर्दर चूंकि ये बचे हुए दोनों आतंकवादी बहुत तेजी से गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहे थे तो संतोष कुमार उनके पीछे भागने लगे और 32 साल की उम्र में सीआरपीएफ की 23rd बटालियन के भारत माता के इस वीर सपूत कांस्टेबल कुमार ने, जिनकी ड्यूटी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक थी, उन्होंने बचे हुए दोनों में से 1 आतंकवादी को और निपटा दिया। 5 आतंकवादियों में से 3 को अकेले ही निपटाने के लिए अपनी पहली ही पोस्टिंग में कांस्टेबल श्री संतोष कुमार जी को हाईएस्ट ऑनर शौर्य चक्र भी मिला। फाइनली हमजा, राणा और राजा तीनों को अकेले श्री संतोष कुमार ने गेट नंबर 9 और 10 के सामने निपटा दिया था। अब जो एक बचा था यानी हैदर, वो बौखला चुका था क्योंकि उसके सारे साथी निपट चुके थे, तो वो भागता जा रहा था और ग्रेनेड्स फेंकता हुआ जा रहा था। इन ग्रेनेड से इंसानों को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पर वीआईपीज की एम्बेसडर्स जो यहाँ खड़ी हुई थी उनको नुकसान पहुंच रहा था। हैदर रुक ही नहीं रहा था और गेट नंबर 5 की तरफ भागता जा रहा था। बस उसे ये नहीं पता था कि आगे गेट नंबर 5 के सामने कांस्टेबल श्यामवीर सिंह अपनी पोजीशन लिए हुए मौजूद थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
मास्टर के गेट यानी कि गेट नंबर 5 पर पहुंचने से जस्ट पहले जैसे ही कांस्टेबल शामवीर सिंह के निशाने पर हैदर आया, वैसे ही उन्होंने हैदर को भी निपटा दिया। फाइनली पांचों के पांचों आतंकवादी ढेर हो चुके थे। ये पूरा हादसा टोटल 40 मिनट्स तक चला। 12:10 पर गोलियां चलना बंद हो चुकी थी और पार्लियामेंट में एक अलग ही किस्म का सन्नाटा छा गया। अब आफ्टर मैथ को 3D एनिमेशन से समझो। 2001 पार्लियामेंट अटैक में इंडिया ने अपने 9 लोगों को खोया, 18 लोग घायल हुए और 5 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। कुछ बेसिक हाइलाइट्स ये हैं कि इस आयरन गेट नंबर 1 से आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर गाड़ी अंदर घुसी थी। इनको रोकने के चक्कर में कांस्टेबल जेपी यादव सहित सबसे पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए। इसके बाद अपने कुछ जवान वाइस प्रेसिडेंट के गेट नंबर 11 के सामने शहीद हुए। एक माली भी मारा गया और महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी को भी गोलियां लगी। अगर आतंकवादियों की बात करूं तो सबसे पहला आतंकवादी और इन सबका लीडर यानी कि मोहम्मद गेट नंबर 1 के सामने मरा। बचे हुए 3 आतंकवादियों को गेट नंबर 9 और गेट नंबर 10 के सामने कांस्टेबल संतोष कुमार ने निपटाया। आखिरी आतंकवादी हैदर को गेट नंबर 5 पर पहुंचने से ठीक पहले कांस्टेबल शामवीर सिंह ने निपटा दिया। इतना बड़ा कांड हो गया और जो आतंकवादी आए थे वो भी सारे मारे गए। फाइनली अब बारी थी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से करें। जिन्होंने हमला किया वो तो सारे मर गए, तो अब पूछें किससे, क्यों आए थे, किसने भेजा था, क्या मकसद था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में चूंकि पूरा पार्लियामेंट अटैक मीडिया वाले वैसे भी टीवी पर लाइव दिखा ही रहे थे, तो पूरा दिल्ली और देश इस हमले की लेटेस्ट अपडेट्स टीवी पर ले रहा था। बाकी सभी लोगों की तरह ऐसे ही दिल्ली के एक घर में एक व्यक्ति हरपाल सिंह भी न्यूज देख रहे थे। न्यूज देखते हुए हरपाल सिंह की नजर उस सफेद एम्बेसडर पर पड़ती है जो आतंकवादी यूज कर रहे थे। उस एम्बेसडर को देखते ही हरपाल सिंह के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी लकी मोटर्स नाम की एक दुकान थी और उन 5 आतंकवादियों ने ये सफेद एम्बेसडर हरपाल सिंह से ही फेक आईडी देकर खरीदी थी। हरपाल सिंह तुरंत अपने घर से निकलते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पार्लियामेंट के गेट पर पहुंचकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो कुछ इस तरह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पहली लीड मिली। इस लीड के दम पर और आतंकवादियों से जो मोबाइल बरामद हुए उस लीड के दम पर काफी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चला। फिर कंक्लूजन ये सामने आया कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए इस चार्ट में जितने भी ये मौजूद लोग हैं वो सारे के सारे 2001 पार्लियामेंट अटैक को अंजाम देने में शामिल थे। अब यूं तो इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस और आर्टिकल्स पड़े हुए हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये सारे लोग आपस में कैसे कनेक्टेड थे और इन्होंने ये सब कैसे किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि अगले सिर्फ 2 मिनट में सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इन सभी ने मिलकर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया और पार्लियामेंट अटैक को अंजाम कैसे दिया। देखो, नेटफ्लिक्स पर अभी 3 महीने पहले एक नॉन फिक्शनल वेब सीरीज आई है द कंधार हाईजैक। आज से लगभग 26 साल पहले 1999 में ये हाईजैक सच में हुआ था और इसका पार्लियामेंट अटैक से सीधा कनेक्शन है। बात 24 दिसंबर 1999 की है। ये IC-814 सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट थी जो कि नेपाल के काठमांडू से भारत में दिल्ली जानी थी। उस दिन इस फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 191 लोग मौजूद थे। ये फ्लाइट उस दिन शाम को 4:39 PM पर उड़ने वाली थी और भारत में दिल्ली में 5:39 PM पर लैंड करने वाली थी। उस समय काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ की सिक्योरिटी वैसे ही थी जैसी आज के समय में भारत के बस स्टैंड पर होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादी और उनका लीडर मोहम्मद भी इस फ्लाइट में घुस जाते हैं। इस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं और कैप्टन को बोलते हैं कि भाड़ में गया दिल्ली, अब इस फ्लाइट को लाहौर लेके चल। यहाँ एक बात पर ध्यान दो कि ये मोहम्मद वही बंदा है जो पार्लियामेंट अटैक में भी आतंकवादियों का लीडर था और जिसने गेट नंबर 1 के सामने सेल्फ ब्लास्ट किया था। खैर, जो प्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करके दिल्ली में लैंड होना चाहिए था, वो प्लेन फ्यूल भरवाने के लिए पहले अमृतसर लैंड करता है, फिर वहां से टेक ऑफ करके लाहौर में लैंड करता है। लाहौर में भी रुकने की परमिशन नहीं मिलती तो वहां से दुबई में लैंड करता है, फिर दुबई में भी परमिशन नहीं मिलती तो फाइनली ये प्लेन अफगानिस्तान के कांधार में लैंड करता है। कांधार में हाईजैक की गई इस IC-814 फ्लाइट के पैसेंजर्स के बदले आतंकवादी शर्त रखते हैं कि मौलाना मसूद अजहर और कुछ आतंकवादियों को इंडिया की जेल से छोड़ा जाए, तभी ये लोग पैसेंजर्स को रिहा करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट शर्त को मान लेती है, पैसेंजर्स और मसूद अजहर का एक्सचेंज हो जाता है। मौलाना मसूद अजहर के फ्री होने के सिर्फ 1 महीने बाद वो अपना खुद का एक आतंकवादी संगठन बनाता है, जैश-ए-मोहम्मद। यहाँ बस एक बात और ध्यान देने वाली है कि मसूद अजहर जम्मू और कश्मीर का चीफ कमांडर बनाता है एक और खतरनाक आतंकवादी को, जो है गाजी बाबा। एक बार इस चार्ट पर वापस आ जाओ। आपको ये समझ आ गया कि मसूद अजहर को मोहम्मद ने IC-814 कांधार हाईजैक के जरिए छुड़वा लिया था। आपको ये भी पता चल गया कि मोहम्मद, रजा, हमजा, राणा और हैदर वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था। और अब आपको ये भी पता है कि गाजी बाबा को मसूद अजहर ने जम्मू एंड कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर बना दिया था। अब बस ये समझना बाकी है कि तारिक, अफजल गुरु, SAR गिलानी, शौकत और अफसान गुरु ने क्या क्या रोल निभाया। शुरुआत अफजल गुरु और तारिक से करते हैं। देखो, जून 1969 में पार्लियामेंट हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु का जन्म जम्मू एंड कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर गांव में हुआ था। 20 साल की उम्र में ही अफजल गुरु LOC बॉर्डर पार करके POK के मुजफ्फराबाद में आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग लेने चला गया। 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अफजल गुरु और उसके बहुत सारे साथी LOC क्रॉस करके वापस अपने घर इंडिया में आ गए। इंडियन आर्मी को खबर लग जाती है कि JNK के कुछ नौजवान POK में आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर वापस इंडिया में घुस गए हैं। ये खबर मिलते ही इंडियन आर्मी एक एक को पकड़ना शुरू कर देती है। अफजल गुरु और उसके घर वाले डर जाते हैं क्योंकि ये अफजल भी
पीओके से ट्रेनिंग लेकर ही आया था। तो अफजल गुरु को उसके घर वाले बोलते हैं कि तू बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट छोड़ दे वरना पकड़ा जाएगा और चुपके से दिल्ली भाग जा। उस समय दिल्ली के मुखर्जी नगर में अफजल गुरु का कजन रहता था, शौकत हुसैन गुरु। अफजल गुरु अपने उस कजन के पास दिल्ली भाग जाता है और कुछ साल वहाँ रहता है। ये वही ड्यूरेशन था जब अफजल गुरु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अफजल गुरु और शौकत हुसैन गुरु की जान पहचान एक और शख्स से होती है जो उसी यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरेबिक का प्रोफेसर था और जो इन्हीं दोनों के डिस्ट्रिक्ट से यानी कि बारामुल्ला से बिलोंग करता था। दोस्ती गहरी होने के बाद ये तीनों रिपोर्टेडली जिहाद और आजाद कश्मीर के बारे में लंबे समय तक बातें किया करते थे। अगर वापस चार्ट पर आके बताऊं तो आप ये समझ चुके हो कि अफजल गुरु कौन था, ये भी समझ चुके हो कि शौकत हुसैन गुरु उसका कजन था जो दिल्ली में ही रहता था, और ये भी समझ चुके हो कि SAR गिलानी उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरेबिक प्रोफेसर था। रही बात अफसान गुरु की, तो ये महिला शौकत हुसैन गुरु की पत्नी थी। ये सरदारनी थी। शादी से पहले इसका नाम नवजोत संधू था। ये दोनों शौकत हुसैन गुरु और नवजोत संधू एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर इन दोनों की शादी हुई। इनकी शादी में मौलवी भी वही अरेबिक प्रोफेसर SAR गिलानी था। शादी के बाद इसका नाम अफसान गुरु पड़ गया और अब इस चार्ट में सिर्फ एक बंदा बचा है, वो है तारिक। कुछ सालों बाद इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में एक पहल चलाती है जिसमें जो लोग ब्रेन वॉश होकर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग लेने गए थे उन्हें अपने हथियार सौंपने का मौका देती है और एक नई जिंदगी शुरू करने को मोटिवेट करती है। ये खबर मिलते ही अफजल गुरु के घर वाले उसे दिल्ली से वापस बुला लेते हैं। हथियार वगैरह इंडियन आर्मी के पास सबमिट करने को कहते हैं और अफजल गुरु हथियार वगैरह सबमिट करके वहाँ से एक सरेंडर्ड मिलिटेंट का सर्टिफिकेट लेकर वापस दिल्ली में जाकर अपना मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम जारी कर देता है। कुछ साल दिल्ली में काम करने के बाद वो वापस कश्मीर चला जाता है और एक दिन श्रीनगर में मेडिकल शॉप पर उसकी मुलाकात होती है तारिक से। ये बंदा तारिक गाजी बाबा का खास आदमी था। एक STF कैंप के जरिए ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तारिक आखिरकार अफजल गुरु को जम्मू और कश्मीर के जैश ए मोहम्मद के चीफ कमांडर गाजी बाबा से मिलवाता है। गाजी बाबा अफजल गुरु को आतंकी हमले में शामिल होने के लिए कहता है, उसे लाखों रुपए का ऑफर देता है और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अफजल गुरु मान जाता है। अफजल गुरु गाजी बाबा के 5 आतंकवादियों को दिल्ली ले जाता है, उनके रहने खाने का इंतजाम करता है, महीनों लगाकर उनके साथ अटैक की पूरी प्लानिंग करता है। अपने कजन शौकत, उसकी पत्नी अफसान और गिलानी के साथ मिलकर पार्लियामेंट की रेकी और उसके नक्शे वगैरह बनाता है और आखिरकार 13 दिसंबर 2001 को दिल दहला देने वाला पार्लियामेंट अटैक करवा देता है। ये वीडियो सिर्फ पार्लियामेंट अटैक की कहानी बताने के लिए नहीं बल्कि जनता में इन वीर शहीदों की जागरूकता फैलाने के लिए और इनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। पार्लियामेंट हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे फांसी देने के बाद JP यादव और बाकी सभी शहीदों के घर में उत्सव मनाया जाता है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि स्केलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके अभी के अभी देखो कि सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन के नाम पर एक फेक कंट्रोवर्सी करके कैसे आप लोगों को बनाया जा रहा है और उसके पीछे की साइंस